हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ आज यहाँ पर आपके सामने बादल राग। तो हमारे यहाँ भी अभी आप सबको पता है मौसम कैसा है, बादल राग वाला चल रहा है। और जो बादल है घोर घोर घनघोर करके पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपना त्राहिमाम मचा रखे हैं, शोर मचा रखे हैं। बादल फट रहे हैं, बादल गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी। लोगों की जो मतलब लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है इन बादलों के कारण। तो बादल क्या है, कैसे है, अभी हम बारिश के मौसम में देख सकते हैं कितने क्रांतिकारी होते हैं। अगर ये चाहे तो सब परिवर्तन कर देते हैं। किसी के खेतों में भरा हुआ है, खेत में पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, अब उसका क्या होगा भाई। या फिर बड़े बड़े धराशायी जो मकान थे, बड़ी बड़ी होटलें थी, और बाढ़ आई और बाढ़ के कारण नीचे से ज़मीन खिसक गई, और खिसकने के कारण बड़ी बड़ी होटलें सारी की सारी पानी में समा गई। तो उनका भी पता नहीं क्या हुआ। तो आप समझ सकते हो बादल कितने क्रांतिकारी तत्व के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। निराला जी ने बादलों के माध्यम से यानी कि सही तत्व लिया, मतलब सही विषय लिया, मतलब गरीब जनता को या आम जन है या जो दुखी लोग हैं उनकी पीड़ा को बादलों के माध्यम से व्यक्त किया है कि जब क्रांति आती है, हम बादलों को जब बारिश नहीं होती है तब हम उनको ऐसे समझते हैं छोटे छोटे इधर उधर, तो हम उनकी कोई गिनती नहीं करते। लेकिन जब वो बरस पड़ते हैं तब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और आरो भाग 2 का हमारा ये जो चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, और काफ़ी लंबी कविता है। अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है बादल राग कविता। और बादल इनका मुख्य विषय है, सबसे प्रिय विषय है। वर्षा भी उनका मुख्य और प्रिय विषय है। तो बादल और वर्षा के माध्यम से उन्होंने जो शोषित वर्ग है उन शोषित वर्गों की आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 और सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी पूरी कविता। तो पूरी कविता को एक बार पढ़ लेंगे क्या है, फिर उसके बाद देखिए बच्चों कविता इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका जो भाव है, इसकी जो व्याख्या है वो काफ़ी बड़ी है। इसको समझाने में समय लगता है, इसलिए हमने पूरी कविता नहीं ली है, आधी ली है, आधी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी गर्जन से सजग सुप अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। आगे देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शस्य है, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रस से छोटे ही शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक से भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो ये है हमारी पूरी कविता, पूरी तरह से शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया भाई, है ना। क्योंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो आसानी से समझ जाते हैं आप कि कवि निराला जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको भाषा के बारे में बता दिया है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करा है। ठीक है, ये इनकी भाषा की विशेषता है। मैं भाषा की विशेषता जब विशेष पढ़ेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में विशेष आता है, आपने व्याख्या करिए तो उसका विशेष भी आपको लिखना है, तो ये आता है और हम लिखेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैम ये वाला छोड़ देगी, ये छोड़ देगी। एक आपका एक डाउट और रहता है कला पक्ष और भाव पक्ष, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि कला पक्ष आपको कैसे करना है, भाव पक्ष आपको कैसे करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ हम करते हैं हमारे पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो तिरती, तिरती का मतलब क्या होता है? तैरती। समीर यानी हवा, सागर यानी समुद्र। अस्थिर, अस्थिर यानी कि जो स्थिर नहीं है, जो विचलित है, जो स्थिर नहीं है। सदा न रहने वाली, जो सदा न रहने वाली हो। सुख पर दुख की छाया। जग के, जग यानी कि संसार, जग का मतलब क्या होता है? संसार के। दग्ध, दग्ध का मतलब जलते हुए। हृदय यानी कि चित्त पर, मन पर, हृदय जानते हैं। निर्दय, निर्दय का मतलब होता है जिसमें दया न हो, जिसमें दया न हो। विप्लव, विप्लव का मतलब क्या होता है? विद्रोह की। प्लावित, प्लावित यानी कि भरी हुई माया। अब कवि निराला जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता संग्रह अनामिका के छठे खंड से ये बादल राग कविता ली गई है। बादल राग कविता 6 खंडों में प्रकाशित है, लेकिन ये जो पंक्तियाँ ली गई है वो छठे खंड के बादल राग कविता से संकलित की गई है। और इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो शोषित वर्ग का उद्धार करने के लिए कैसे शोषित वर्ग के अंदर जब दुख की पीड़ाओं की अत्यंता हो जाती है, दुख की पीड़ाओं की में वृद्धि हो जाती है, तब उनके अंदर एक विरोध की भावना प्रकट हो जाती है उस पक्ष के प्रति जो पक्ष उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने बादलों के माध्यम से संकेत देकर बताया है कि बादल जब वर्षा करते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जो डंठल जमीन में धंस गए हैं वो अचानक से बादलों से के बरसने से, जो बादलों के पानी से जो उनको पोषण प्राप्त हुआ है उससे अंकुरित हो जाते हैं और एक नए छोटे से पौधे का रूप ले लेते हैं। तो इसमें यह बताया है कि कैसे बादलों का रूप है और बादलों के रूप से बादलों की क्रांति के पहले क्या प्रतिक्रिया हुई है, क्या भूमिका हुई है। तो तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि जो किसान वर्ग होता है, जो गरीब वर्ग होता है, उसके जीवन में अगर सुख आता है, थोड़ा सा सुख होता है, तो वो उस सुख को जी नहीं पाता है। क्यों नहीं जी पाता है? कि उसको पता है कि दुख ना आ जाए। तो वो अस्थिर सुख, सुख कैसा है? अस्थिर, सदा रहने वाला नहीं होता है, क्षणभंगुर होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और जो दुख है वो अधिक समय के लिए होता है। तो तिरती है यानी कि समीर सागर, हवा के समुद्र के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैर रही है। ठीक है, हवा रूपी समुद्र के ऊपर एक सुख, अस्थिर सुख के ऊपर दुख भरी छाया तैर रही है, तिरती है। जग के दग्ध हृदय पर, इस संसार के जो भी शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग के हृदय जो जल रहे हैं, पीड़ा से जल रहे हैं, दुख से जल रहे हैं। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और जो निर्दय लोग हैं उनके द्वारा जो विद्रोह, उनके द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार की प्लावित माया फैल रही है, घूम रही है। अब करते हैं हम इसका प्रसंग। तो प्रसंग जो पहला है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि डिटेल में दिया गया है, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। आप कहोगे मैम इतना बड़ा प्रसंग हो गया, तो इसको समझना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप समझ लोगे तो इससे भी बड़ा लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 भी लिखना, ठीक है, 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। और इनमें कवि निराला जी ने मुख्य रूप से छायावादी कवि होते हुए, निराला जी कौन से भाई छायावादी कवि है, मैंने आपको बताया कि छायावादी कवि होते हुए भी उन्होंने प्रगतिवादी कविता लिखी है। प्रकृति का चित्रण नहीं करा है, उन्होंने जन आक्रोश बढ़ाने की का कार्य किया है। प्रगतिवादी कविता लिखी है, छायावादोत्तर काल की कविता लिखी है। कवि होते हुए भी अपनी प्रगतिवादी विचारधारा को दर्शाया है। मूल रूप से यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है और इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। अब यहाँ से हमारा प्रसंग शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो क्या है हमारा संदर्भ, और यहाँ से प्रसंग दर्शाया गया है कि जिस प्रकार बादलों के आने की खुशी छोटे पौधों को होती है, उसी प्रकार क्रांति के आगमन पर निम्न वर्ग अत्यधिक प्रसन्न होता है।
कि जैसे बादल बरसते हैं तो छोटे छोटे पौधे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनके डंठल है वो सूखे हुए हैं, उनको पोषण नहीं मिला था। बादल बरसे और बरसने के बाद उनको पोषण मिला तो वह प्रसन्न हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ थे भाई वो क्या हो गए, पहले तो उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें थी, वो धरती से पानी को चूस चूस कर पी रही थी। लेकिन जब बारिश हुई तो क्या हुआ, उनका क्योंकि बड़े थे संभाल नहीं पाए, बारिश और बादल के तूफान के साथ में धराशायी हो गए, नीचे गिर गए। लेकिन विप्लव से कौन शोभा पाते हैं भाई, विप्लव यानी कि जब क्रांति आती है तो क्रांति के बाद कौन सुखी हो जाते हैं, कौन संतुष्ट हो जाते हैं, छोटे पौधे यानी कि गरीब जनता। अब करते हैं हम इसकी सप्रसंग व्याख्या कि निराला जी कहते हैं कि शोषित वर्ग के सुख के अनिश्चित चंचल थोड़े से समय पर दुख का डर हमेशा मंडराता रहता है। कि जो शोषित वर्ग होता है, जिसका शोषण किया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है, शोषित वर्ग किसे बोलते हैं, जिसका शोषण किया जाता है, और शोषक वर्ग जो शोषण करता है। तो जो शोषित वर्ग है उस वर्ग के सुख कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। थोड़े समय के लिए उनको सुख प्राप्त होता है फिर चला जाता है, यानी कि थोड़े समय के लिए उनको लगता है कि भाई हमारा जो टैक्स है वो कम कर दिया है, लेकिन फिर कोई दूसरा टैक्स लाकर उनका दुख बढ़ा दिया जाता है। पहले आपने देखा होगा यही समय हुआ करता था और इस तरह का ही वातावरण था, ठीक है। तो चंचल उनका जो सुख होता है कैसा, अनिश्चित होता है और चंचल होते हैं। चंचल यानी कि कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी सुख मिला, कभी आज सुख इसके पास है, फिर उसके पास है, फिर उसके पास है, ऐसे सुख यानी खुशियाँ। चंचल थोड़े से समय पर दुख का डर हमेशा मंडराता रहता है कि कहीं दुख ना आ जाए, कहीं पीड़ा ना आ जाए। अभी आज खाना मिल गया लेकिन कल का जरूर उनको टेंशन रहती है, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चे दूध पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे, बच्चों को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कई तरह की उनके अंदर ऐसा डर रहता है। जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती रहती है, अर्थात सुख का समय अल्प होता है, अल्प का मतलब कम होता है और थोड़ा होता है, और जीवन में दुखों और कष्टों का सामना करने के बाद यह समय आता है कि आपको सुख प्राप्त होता है। लेकिन इस समय में भी हमें दुख के आने का डर हमेशा सताता रहता है। अगर आप इस समय की बात नहीं है, पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आने का डर हमेशा सताता रहता है। इसी प्रकार हमें हमारे समुद्र रूपी जीवन पर दुख उस हवा के समान है जिसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। कौन सा है व्यापक भाई, कौन सा क्षेत्र है, दुख का क्षेत्र, और दुख का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए अभी भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, हम उसमें खुश नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि उस भाई कल क्या होगा, इस बात का कल क्या नतीजा निकलेगा, हम ये तो सोचते ही नहीं है। कहीं चले गए और बहुत तो प्रसन्नता और ये थोड़े ज़्यादा से पैसे खर्च हो गए तो हम उस कल के बारे में सोचेंगे, भाई क्या हुआ, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। लेकिन आज जो हमें खुशियाँ मिल रही हैं उन खुशियों में हम नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे ही जो किसान वर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो शोषित वर्ग होते हैं, उनके पास जब संघर्ष के बाद या मेहनत के बाद थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, लेकिन उस सुख को वो नहीं ले पाते हैं, अच्छे से उसमें जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कल का जो दुख है, वो आने वाला दुख है, वो उन्हें हमेशा डराता रहता है। आगे देखिए, और इंसान रोता हुआ जग में आता है भाई, और अनेक कष्टों और दुखों के साथ ही संसार को छोड़ देता है। बहुत सारे दुख झेलता है, बहुत सारे कष्ट झेलता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, ठीक है, और इस संसार को एक दिन छोड़कर चला जाता है। इस संसार के सभी लोगों के दिलों में दुख की ताप है, सभी किसी न किसी दुख से पीड़ित है। इन दुखों की निष्ठुर उथल पुथल विपत्तियों में सारा संसार डूबा रहता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस संसार में प्रसन्न चित्त नहीं है, सभी के हृदय दुखों से भरे हुए सुख के पलों को खोज रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं हम यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से इसका भी ले लीजिए, पहले इसका लीजिए फिर मैं बताती हूँ, फिर हम करते हैं इसका विशेष। अब इसका लीजिए और अब करते हैं हम विशेष, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। तो विशेष में हम पहला बिंदु लिखेंगे, आप बिंदु में लिखिएगा, है ना, कभी भी आप लिखिए, पॉइंट में लिखिए। तो सबसे पहले तो ये प्रगतिवादी विचारधारा को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरा है इसमें
तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा नंबर है मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चौथा है इसमें, एक बार हम कविता देख लेते हैं और क्या है। समीर सागर, ठीक है, क्या दिया गया है, समीर सागर। समीर सागर में रूपक अलंकार है। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार कैसे है कि समीर सागर, समीर यानी हवा, हवा रूपी सागर। हवा क्या है, हवा रूप, सागर को क्या बताया, हवा रूपी सागर, और बीच में जब योगयोग चिन्ह लग जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जाता है और बीच में योजक चिन्ह लगता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और पांचवा है काव्य में मानवीकरण किया गया है। ये है इसके विशेष, पूरे 5 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, तो विशेष भी आपको अनिवार्य रूप से लिखने हैं, इसके मार्क्स अलग होते हैं। अब करते हैं बच्चों हम यहाँ हमारी दूसरी कविता। ठीक है, यह तेरी रण तरी, तरी का मतलब क्या होता है, नाव, और रण यानी युद्ध। अब देखिए क्या बोला है, रण तरी, ये क्या है, रूपक अलंकार भाई, रण तरी। तो रण और तरी के बीच में रण को तरी की संज्ञा दी है, यानी कि युद्ध को नाव की संज्ञा दी है, और बीच में योजक चिन्ह, तो यहाँ रूपक अलंकार हुआ है। ठीक है, रूपक यानी कि रूपी, युद्ध रूपी नाव, क्या है, युद्ध रूपी नाव। यह तेरी रण तरी, यह तेरी युद्ध रूपी नाव, भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी किसके लिए आया है, शोषित यानी कि गरीब लोगों के लिए, गरीब के लिए ये शब्द आया है, यह तेरी, कि यह तेरी युद्ध रूपी नाव भरी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से या अभिलाषाओं से या अपेक्षाओं से, अपेक्षाओं या आशाओं, ठीक है, या फिर अभिलाषाओं, कई नाम दे सकते हो आप। ठीक है, इसको आकांक्षाओं को। घन, घन भेरी गर्जन, घन भेरी क्या होती है, नगाड़ा, गर्जन आवाज। सजग सुप्त, सजग सुप्त, सजग सुप्त यानी कि जो सोए, सुप यानी कि सोए हुए, सजग यानी कि जगाना। अंकुर उर हृदय, पृथ्वी धरती के, आशाओं से नवजीवन, नए जीवन का, नए जीवन की, ऊंचा कर से ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, एक क्रांति के बादल। फिर देखिए अब इसका अर्थ क्या है, एक बार शब्दार्थ भी बहुत जरूरी होते हैं बच्चों, कि यह तेरी रण तरी, या तेरी रण तरी। अब यहाँ पर जो कवि है वो गरीब लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह तुम्हारी जो युद्ध रूपी नाव है, हे शोषित वर्गों, हे गरीब किसान कृषकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह तुम्हारी जो युद्ध रूपी नाव है, भरी आकांक्षाओं से, ये नाव तुम्हारी बहुत सारी आकांक्षाओं से भरी हुई है। अब कौन सी नाव है भाई, क्रांति की। ये नाव कौन सी है, क्रांति की नाव है, कि अगर वे क्रांति कर रहे हैं, अगर वे विद्रोह कर रहे हैं, अगर वे शोषक वर्गों का विरोध करके और उनके आगे असंतोष की भावना में खड़े हुए हैं और उनका विरोध प्रकट कर रहे हैं, या आजकल आप कई तरह से देख सकते हो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये क्या एक तरह की क्रांति है। तो ये क्रांति अगर आप कर रहे हो तो ये क्रांति आपकी आकांक्षाओं से भरी हुई है,
ये क्रांति रूपी जो नाव है, क्रांति क्या है? युद्ध, और युद्ध रूपी जो नाव है वह आपकी अपेक्षाओं से भरी हुई है। आपको उम्मीद है, आपको आशा है, आपको अभिलाषा है, आपको ये बिल्कुल अपेक्षाएं है, आशाएं है कि आप इस युद्ध के माध्यम से कुछ न कुछ अच्छा अपने लिए प्राप्त कर ही लोगे, अपने लिए यहाँ सुविधा जुटा ही लोगे। ऐसा कवि यहाँ पर कृषकों और गरीब लोगों से कह रहे हैं। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। अब क्या बोल रहे हैं? घनभेरी, घन क्या है? बादल या फिर वर्षा, कि जब वर्षा हुई तो क्या एक तरह का नगाड़ा बजा। भेरी का मतलब क्या होता है कि जब युद्ध शुरू होने वाला होता है उस समय एक प्रकार का कोई ढोल बजाया जाता है, उसको बोला जाता है भेरी, कि रणभेरी चल रही है, यानी कि अब युद्ध शुरू हो गया है, उसका एक संकेत दे दिया गया है कि ये भेरी बज गई, इसका मतलब युद्ध शुरू हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर कवि जो है निराला जी वो यह कह रहे हैं कि घनभेरी गर्जन से सजग सुप, कि बादलों की आवाज़ से, बादलों ने गर्जना करी है तो बादलों ने भेरी बजा दी है, कि बादलों की आवाज़ से जो सोए हुए डंठल थे वे जाग गए, और अंकुर उर्मे पृथ्वी के, और पृथ्वी के हृदय में कई बार क्या होता है, ऐसे जड़े बनी तो रहती है, और यहाँ एक ठूंठ सा बना रहता है, और ये जड़ें उसी में विद्यमान रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश बरसती है ये जड़ों में पोषण आता है और यहाँ छोटे पत्ते खिलना शुरू हो जाता है, कि जो डंठल, जो पृथ्वी के हृदय के अंदर जो डंठल के रूप में सोए हुए कोई अंश पड़े थे, उनमें बादलों की गर्जना और बादलों के पानी बरसाने के कारण उनके अंदर अंकुर फूट पड़ा है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर नई आशाएं जग चुकी है, या उनका कुछ न कुछ लाभ हुआ है। आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। अब वे जो अंकुर छोटे थे, यानी कि जो किसान थे, गरीब लोग थे, उनका कुछ क्रांति के बाद कुछ भला हुआ है, या क्रांति के फलस्वरूप उनको लग रहा है कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, तो उनकी जो आशाएं हैं वो आशाओं से उनके जो सिर है वो ऊपर मुंह करके ताक रहे हैं कि हमें अब कुछ प्राप्त होगा। जैसे किसान लोग बादलों की तरफ ताकते हैं कि हे बादल बरसो और गरजो और बरसो इस धरती को पोषण दो, तो ऐसे ही बादलों के सामने जो किसान वर्ग है वो आशाओं और इच्छाओं से भरा हुआ और उनका आह्वान करता है। ए विप्लव के बादल, ए क्रांति के बादल, फिर घूम कर और फिर यहाँ पर बरसो। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? अब करते हैं हम इसका प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने उन छोटे व गरीब लोगों का मार्मिक चित्रण किया है जो क्रांति के द्वारा नवजीवन व उन्नति कर सकते हैं। इस पद्यांश में बादल रूपी क्रांति दूत को छोटे पौधे पुकार रहे हैं। अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो कवि निराला कहते हैं कि क्रांति के दूत बादल। एक चीज और बच्चों रुकिए, थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा यहाँ। अब मैंने यहाँ देखिए शॉर्ट में लिख दिया है ना, कि डायरेक्ट प्रसंग ही लिख दिया है। आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग जो अनामिका खंड से संकलित की गई है, ठीक है, ये बताना है। फिर उसके बाद ये लिखना है। तो जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया था ना आपको प्रसंग, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लिखना है, पूरा प्रसंग लिखना है। चाहे आप इस तरह से प्रगतिवादी विचारधारा ये नहीं लिखना चाहते हो, लेकिन बुक का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, और किस काव्य संग्रह से ली गई है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा। तो निराला कहते हैं कि क्रांति के दूत है बादल, तेरी यह युद्ध की नाव नई नई इच्छाओं अभिलाषाओं से भरी हुई है। अर्थात क्रांति से गरीब जन को बहुत अपेक्षाएं होती है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आशा होती है, उम्मीदें होती है। बादल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तेरी इस दृढ़ मजबूत दुदुम्बी, दुदुम्बी किसे बोलते हैं? नगाड़े को, जो भेरी होती है, भेरी को ही दुदुम्बी बोलते हैं, भेरी। और भेरी क्या होती है? युद्ध के समय बजने वाला एक बड़ा ढोल होता है, उसे दुदुम्बी बोलते हैं या भेरी बोलते हैं, रणभेरी बोलते हैं। कि आवाज की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में सोए हुए जो डंठल है, अंकुर निकलते हुए सचेत हो गए हैं। अर्थात बादलों की क्रांति गर्जन से गरीब जन सावधान हो गए हैं और अब उनमें बादल के कारण नया जीवन मिलने की उम्मीद जाग उठी है।
आगे देखिए, इसलिए अब वह अंकुर रूप में बीज से फूटकर अपना सिर उठाकर निकलने लगे और बार बार क्रांति रूपी बादल को देख रहे हैं। और कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों के आने से लघु पौधों, अंकुरित पौधों का विकास होता है, उसी प्रकार क्रांति के आने से गरीब व छोटे लोगों के जीवन को एक दिशा मिलती है तथा उनका विकास होता है, इसलिए वो ही क्रांति की पुकार करते हैं। क्लियर है ये अच्छे से? अब करते हैं हम इसका विशेष। तो विशेष में देखिए ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जब हमने पहला विशेष लिखा है उसके बाद भाषा हमारी वही रहेगी। आप यहाँ ये और लिख सकते हो, संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक है, बोली है। दूसरा है मुक्तक छंद का प्रयोग, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पर, एक बार हम फिर बैक जाते हैं हमारी कविता की तरफ। तो देखिए, एक तो दिया है सजग सुप्त और एक दिया है रणतरी, ठीक है। तो सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण से दोनों शुरू हुए हैं। में अनुप्रास अलंकार तथा रणतरी, है ना, रणतरी, रणतरी में रूपक अलंकार है। अलंकार है। और प्रगतिवादी विचारधारा, प्रगतिवादी कविता या विचारधारा, ठीक है। पांचवा है कविता में मानवीकरण किया गया है। ठीक है, यह है विशेष। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बार बार वर्षण, गर्जन वर्षण है मूसलधार। बार बार गर्जन वर्षण है, वर्षण यानी कि वर्षा और गर्जन यानी कि गरजना, और मूसलधार यानी कि मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र, वज्र यानी कि कठोर, हुंकार आवाज। अशनिपात, अशनिपात क्या होता है? बिजली गिरना, बिजली गिरना। शापित, शाप से, शाप से ग्रस्त। उन्नत, शत शत, सैकड़ों। वीर, योद्धा। शत विशत, शत विशत का मतलब होता है घायल। हत, हत का मतलब होता है मारना, मरा हुआ है। अचल, अचल का मतलब होता है पर्वत। शरीर, गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाला, गगन को छूने वाला। स्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रतियोगिता। धीर, जो धैर्यशाली है या धैर्यवान, ठीक है। कि बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत, शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा तीर। तो यहाँ कवि निराला जी कह रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो क्या कह रहे थे, और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बार बार जब बादल है वो क्या करते हैं, बार बार गरजते हैं जोर जोर से, घुमड़ 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 करके, और फिर मूसलाधार बारिश होती है उससे। कि पहले तो क्या करते हैं, घुमड़ घुमड़ करके संकेत दे देते हैं। ऐसे ही जब किसान होते हैं, कृषक लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, जब क्रांति करते हैं तो क्रांति से पहले उनके अंदर एक बिगुल बजता है, एक रणभेरी बजती है, और रणभेरी यानी कि जो गरजते हैं, तो वो एक बार चुनौती दे देते हैं कि हम अगर
हमारे अधिकारों को हमें फिर पुनः नहीं लौटाया गया या हमारे साथ सही तरह से व्यवहार नहीं किया गया तो हम विरोध करेंगे या क्रांति करेंगे। एक बार वो चुनौती दे देते हैं तो वो उसके बाद अगर वो चुनौती स्वीकार नहीं की जाती है तो मूसलाधार बारिश हो जाती है, यानी कि क्रांति शुरू हो जाती है। हृदय थाम लेता संसार। जब ये जो गरीब लोग हैं, ये जो कमजोर वर्ग है, जब क्रांति के लिए उमड़ आ जाता है, यानी कि क्रांति के लिए आतुर हो जाता है, तो ये पूरा संसार अपने हृदय को थाम कर बैठ जाता है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने मन को, अपने दिल को थाम कर बैठ जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। ये लोग जो हमारे नीचे काम करते थे, हमसे दब कर रहते थे, आज ये लोग हमारे सामने क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो एकदम से कांप जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और ये जो क्रांति के लोग हैं, ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कठोर कठोर कार्य करते हैं, ऐसे ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके कारण ये संसार है, इनके घोर वज्र हुंकार सुन सुनकर डर कर भयभीत हो जाता है। जैसे बादल जब घोर घोर घनघोर करके गरजता है तो उसके जो आवाज को सुनकर वज्र हुंकार यानी कि कठोर आवाज ऐसी निकलती है तो उससे थोड़ा सा भय उत्पन्न हो जाता है। अशनि पास से शापित उन्नत शशत वीर। अब ऐसे लगते हैं कि अशनिपात क्या होता है, जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरने से जो भी शापित है, यानी कि जब बिजली गिरती है तो जो लोग शापित है, यानी कि जिन लोगों ने गलत कार्य किया है या जो लोग शोषक है, तो शोषक वर्गों के ऊपर ये बिजली गिरती है और शत वीर, और वीर जो है वो खड़े हो जाते हैं। शत विशत हत अचल शरीर। पर्वत जैसे जो बड़े बड़े चट्टानों जैसे लोग हैं या पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वे भी धराशायी हो जाते हैं जब बादल बरसते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। और जो आसमान को छूने वाले जो पेड़ हैं वो भी धराशायी हो जाते हैं जब बादल बरसते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने अब पूरा वो लिखना है हमें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कहूँगी कि आगे का जो संदर्भ है वो पूरा लिखना है। जैसे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित संकलित बादल राग कविता जो निराला जी द्वारा रचित है, अनामिका खंड के 6ठे खंड से संकलित की गई है। और फिर आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी बादल के आगमन पर होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। कवि ने बादल रूपी उठने वाली क्रांति के आगंतुक दृश्य का वर्णन किया है कि जब बादल आ जाते हैं तब क्या परिवर्तन होता है, यहाँ ये बताया गया है। तो चलो ठीक है, अब करते हैं इसकी व्याख्या। निराला जी कहते हैं कि बादलों की बार बार गर्जन और मूसलाधार वर्षा से संसार में सभी वर्ग भयभीत हो जाते हैं। संसार कांप जाता है ना एकदम बादल गरजते। जब हम भी देखो जोर से जब बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है तो हम लोग डरते हैं ना, कहाँ गिरी, और दुबक कर घर में बैठ जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो ऐसी स्थिति होती है जब क्रांति आती है तथा उसकी तेज गर्जना को सुनकर सभी को विकट और भीषण प्रलय का अंदेशा हो जाता है कि आज तो भाई कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, या तो कहीं बिजली गिरने वाली है, किसी का नुकसान होने वाला है, या फिर बादल इतनी मूसलाधार वर्षा करेंगे कि सब जगह पानी त्राहिमाम मच सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों की भयंकर गर्जन और वर्षण का लघु पौधों पर कम प्रभाव पड़ता है, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं या छोटे पौधे होते हैं, उन पर कम प्रभाव पड़ता है चाहे कितने ही बादल बरसे। वहीं बड़ी फसलों को अत्यधिक प्रभाव होता है। बड़ी फसल क्या, बड़े जो पेड़ है वो क्या होते हैं, बादल अगर तूफान के साथ आए हैं तो फिर वो पेड़ बड़े गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे पौधे कभी गिरते नहीं हैं, इधर झूल कर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ है वो अपना अस्तित्व बचा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार क्रांति का प्रभाव धनी वर्ग व पूंजीपति वर्ग पर अत्यधिक पड़ता है। वे क्रांति की गर्जना सुनकर कांप उठते हैं। यहाँ एक और बादल की गर्जना छोटे छोटे पौधों को नवजीवन व नव रस प्रदान करती है, वहीं उसकी गंभीर गर्जना को सुनकर कुबेरों का दिल धड़क उठता है। कुबेर कौन होते हैं, धनिक लोग। कुबेर यहाँ पर किसके लिए आया है, अमीर लोगों के लिए। किसके लिए आया है बच्चों, अमीर लोगों के लिए। वहीं कवि कहता है कि क्रांति दूत रूपी बादल, तुम वज्रपात से लेटे हुए उन ऊंचे सैकड़े वीरों के समान हो। तुम अनेकों घावों से घायल एक दृढ़ अटल शरीर के समान हो, जो बादल आकाश को छूने की आशा रखे हुए प्रतियोगी के समान दृढ़ और शांत मन रखने वाला है। कवि कहता है कि क्रांति
क्रांति दूत अर्थात क्रांति लाने वाला उन सभी सैकड़ों वीरों का प्रतिनिधि होता है जो युग अबाध गति लांघ कर युग परिवर्तन कर सकता हो। क्रांति का यह वीर अनेकों कठिनाइयों को पार करके अपने समाज में सभी वर्गों की उन्नति में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने करा है, अब हम करते हैं इसका विशेष। सबसे पहले तो प्रगतिवादी विचारधारा, यह आपको सभी में लिखनी है। ठीक है, दूसरा है प्रतीकों का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मकता का प्रयोग। तीसरा है मुक्तक छंद तथा साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। ठीक है, और फिर नंबर 4 पर आता है हमारा यहाँ पर वीर रस। ठीक है, वीर रस है। और नंबर 5 आता है बादल को विद्रोह तथा क्रांति का दूत माना है। मैसेंजर होते हैं ना, मैसेंजर जो मैसेज देते हैं उन्हें बोलते हैं क्रांति का दूत। एक बार हमें कविता में फिर जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो ये बार बार, एक सुन सुन, ठीक है, और शत शत। तो बार बार, सुन सुन और शत शत। नंबर 6 पर बार बार, सुन सुन और शत शत एक ही तरह के शब्द है ना। मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए कितना विशेष बना है ना। तो ये है आपका विशेष, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य है हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। अब क्या है देखिए, हंसते हैं छोटे लघु भार। अब जो छोटे पौधे होते हैं, चाहे कितना भी विद्रोह हो जाए, कितनी भी क्रांति हो जाए, कितने भी बादल बरस जाए, कितनी भी बिजली गिर जाए, छोटे पौधों को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से उनको पोषण मिल ही जाता है। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, जो छोटे लोग होते हैं उनको अगर कोई क्रांति हुई है, कोई विरोध हुआ है, तो अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होता है। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, थोड़ा सा वजन पाकर जो छोटे पौधे हैं वो हंस पड़ते हैं। शस्य है, शस्य कैसे है भाई, हमारी जो धरती है वो कैसी है, लघुभार शस्य है। हमारी धरती पर बहुत कम वजन देने वाले छोटे पौधे, यानी कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारी धरती पर ज़्यादा वजन नहीं देते हैं, यानी कि धरती को ज़्यादा भार नहीं देते हैं, बल्कि धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। वे हंसते हैं हिल हिल खिल खिल। जैसे जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, वो हिल हिल कर, खिल खिल कर और फिर हंसने का उद्बोधन देते हैं, हंसने की प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही जो किसान लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो गरीब समाज के लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग होते हैं, वो अपने आप को इधर उधर से हिला हिला के, खिल खिला कर, नाच गाने करके और अपनी मुस्कुराहट को वहाँ प्रदर्शित करते हैं। तुझे बुलाते, तुझे हाथ हिलाते, हाथ हिला हिला कर हे बादल, जब तुम गरज गरज कर इस संसार को डराने की कोशिश करते हो और ये संसार तुमसे डर जाता है और तुम्हारी जो वज्र हुंकार है, तुम्हारी जो ये बिजली कड़कने की जो आवाज़ है, उसको संसार एक तरह का क्रांति या विद्रोह मानता है, उस समय ये जो गरीब लोग होते हैं, ये जो किसान लोग होते हैं, ये छोटे तबके के लोग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग होता है, वह हाथ हिलाकर, खिल खिलाकर, नाच गाने कर कर तुझे बुलाता है कि आओ और इस धरती पर बरसो। तुझे बुलाते, तुझे यहाँ पर किसको है, बादल को। विप्लव,
रव से छोटे ही पौधा शोभा पाते हैं। विप्लव यानी कि क्रांति, कि जब क्रांति आती है विप्लव रव से छोटे ही कि जो छोटे लोग होते हैं वो भी शोभा पाते हैं, यानी कि लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए। इसकी अब हम प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब इस तरह से लिखना है, देखो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से लिया गया है, जो छायावाद के प्रतिनिधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनामिका से संकलित है। यह एक प्रगतिवादी कविता है जिसमें बादल को क्रांति दूत बनकर छोटे मजदूरों और किसानों का मानविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगर चाहो तो यही पूरा, ये जो आपको प्रसंग दिख रहा है, ये पूरी कविताओं में आप लिख सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ हमारी व्याख्या कि निराला जी अपनी इन पंक्तियों में निम्न वर्ग की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवजीवन, यहाँ लिख लेते हैं हम व्याख्या, कि नए जीवन प्राप्त छोटे छोटे पौधे बादलों के आने से बहुत खुश हो जाते हैं। नई नई घास अपनी हरियाली द्वारा प्रसन्नता प्रकट करती है। जब बादल आ जाते हैं, बरस जाते हैं, तो नए नए जो छोटे छोटे पौधे वो कैसे खिलखिलाकर एकदम हरे लगते हैं, पुराने पत्ते नहीं लगते, उनके नए नए पत्ते लगते हैं। तो नवजीवन प्राप्त करके जो डंठल पड़ा हुआ था, ऐसे कोई डंठल था जिसकी जड़ें धरती के अंदर गड़ी हुई थी और हल्का सा कोई डंठल बना हुआ था, जब बारिश आई और बारिश आने के बाद में उसमें इस तरह से कुछ कलियां खिल गई है, तो वो कैसे हरे हरे से मुस्कुराते से प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति पूरी तरह से खिल गई है। बड़े बड़े पेड़ तो धराशायी हो गए हैं, लेकिन छोटे छोटे जो झाड़ियां हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास है, वो ऐसी मनचले सी खुश होती हुई नजर आ रही है। हरियाली द्वारा प्रसन्नता प्रकट करती है। ये छोटे पौधे हवा में हिलते हुए अपने छोटे से शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशी के कारण ये तुम्हें ही बुला रहे हैं। बादलों द्वारा वर्षण यानी कि वर्षा की बाढ़ से इन छोटे छोटे पौधों का कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान किसका होता है? बड़े बड़े पौधों का, यानी कि बड़े बड़े लोगों का। कवि का तात्पर्य यह है कि निम्न व गरीब जन क्रांति को लाने के लिए तत्पर रहता है और क्रांति के आने से उनके मन में खुशी झलक रही है। इस क्रांति का छोटों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उच्च पूंजीपति वर्ग पर पड़ता है। क्रांति के इस प्रवाह के कारण जहां निम्न वर्ग को प्रसन्नता मिलती है, वहीं कुबेरों यानी कि धनवानों के दिलों में भय के बादल मंडराते रहते हैं। अब करते हैं हम यहाँ विशेष। समय की पाबंदी होती है ना बच्चों, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि समय कितना हुआ है और कितनी समय में मुझे इसको पूरा करना है। तो विशेष में देखिए बच्चों, ज़्यादा नहीं है। एक बार हम कविता की तरफ फिर जाते हैं। तो कविता में देखिए यह आ गया हमारा, एक मिनट इसी पेन से करती हूँ मैं, हिल हिल खिल खिल, ठीक है, और हिल हिल खिल खिल आ गए हैं। तो दो तो आ गए हमारे पुनरुक्ति प्रकाश। बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। तो हिल हिल और खिल खिल, खिल खिल में पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनः प्लस उक्ति, और ये जो विसर्ग र बन जाता है इसलिए पुनरुक्ति हो जाता है। हिल हिल, हिल बोला है फिर हिल बोला, एक ही तरह की उक्ति फिर से कही गई है, इसलिए इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अलंकार है, ठीक है। दूसरा आता है प्रतीकात्मकता है। तीसरा है मुक्त छंद है। चौथा है वीर रस है। पांचवा है यहाँ पर प्रगतिवादी विचारधारा है। ठीक है, हो गया। और आ गई हमारे यहाँ पर भाषा
संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये है हमारा विशेष। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ पर देखिए बादल राग कविता आधी पढ़ी है, क्योंकि इतने समय में 5 मिनट और बचे हैं, 5 मिनट बाद आपकी कोई और क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इतने समय में आधी ही कविता हो सकती थी। पूरी कविता लेते तो हौच पौच हो जाता, अच्छे से समझ में नहीं पाते, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, ऐसे विशेष नहीं लिख पाते, तो फिर इतना क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर आधी कविता पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता को पूरा कर लेंगे। लेक्चर इसका जो 3rd जाएगा वो आधी कविता और हो जाएगी, लेक्चर 4 में इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो अगले हफ्ते ये कविता पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।